equal to n and 0 if m is not equal to n। आपको लर्न सिर्फ फैक्टोरियल m करना है। अब ये 1 1 ऑन टू फंक्शन कैसे होगा देखिए, एलिमेंट है ये a to b है फंक्शन, और 1 1 होने का मतलब हर एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएट होगा, किसी के साथ कोई, इसे हम कर। हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.3 पार्ट 3। Today we will solve ML Agarwal exercise 1.3 question number 14 to 29 which is based on the concept types of function, जिसमें 1 1, many one, on to और into, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको लेक्चर नंबर 1.3 पार्ट 1 में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किए। इसी में कुछ क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 23 टू 29 ये सारे के सारे बेस्ड है द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो वैसे तो आपको डायरेक्टली हम एडवाइस करेंगे कि आप इसके फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज n रेज टू द पावर m। हम आपको फॉर्मूले भी नोट करवाएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि कैसे ये डेवलप हुआ। उसका एक बेनिफिट यह है कि एक तो कॉन्फिडेंस, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, और दूसरा बेनिफिट ये कि अगर कहीं एग्जाम्स में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है आपको, तो आपके कॉन्सेप्ट से भी आप इसको डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, और वो टाइप ऑफ फंक्शन है a sin x प्लस b cos x प्लस c का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसमें एक दो पॉइंट नोट है, इसीलिए हम डायरेक्टली जो इसकी जर्नल फॉर्म है a sin x प्लस b cos x प्लस c, उसकी रेंज आपसे फाइंड आउट करवा देंगे। और फिर आपको जब सिंपल sin x प्लस cos x की रेंज अगर फाइंड आउट करनी है तो हियर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1। तो किसी भी इस टाइप के फंक्शन की जिसकी जर्नल फॉर्म a sin x प्लस b cos x प्लस c है, आप बहुत इजीली उसकी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें नए ऐड ऑन हुए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये टॉपिक्स, नंबर ऑफ फंक्शंस वाले टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो लेट f is a function from a to b where the cardinality of a is m means number of element in a is m। अब हम लोग इसको देखेंगे भी कि कैसे ये डेवलप हुआ। वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b इज n रेज टू द पावर m वेयर m इज कार्डिनलिटी ऑफ a। दिस इज a, दिस इज b एंड हियर f इज अ फंक्शन। अब नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज a में आपके पास m है, ये सारे एलिमेंट हैं, तो ये आपके पास m एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से यहां पे आपके पास ये n एलिमेंट्स हैं। अब नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे वो देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिलेशन R इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, और डोमेन हमारे पास ये है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज। यहां पे हर एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। वहां पे आपको बताया भी था कि दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, ये यूनिक इमेज है, पर एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन के लिए क्या है प्रॉपर्टी कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। कि अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट कहां कहां पे जाके मैप हो सकता है? ये आपका फर्स्ट एलिमेंट पे मैप हो सकता है, ये सेकंड एलिमेंट पे मैप हो सकता है, ये थर्ड एलिमेंट पे मैप हो सकता है। ये मैप होगा नहीं, किसी एक एलिमेंट पे मैप होगा, पर कितने नंबर ऑफ वेज से ये मैप हो सकता है, या इसे हम कहें कितने नंबर ऑफ वेज से ये एलिमेंट ए का सिंगल एलिमेंट बी के सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है, कितने नंबर ऑफ वेज से हो सकता है। तो देखिए, ये यहां पे मैप हो सकता है, ये यहां पे मैप हो सकता है, और ये यहां पे मैप हो सकता है, और यहां पे टोटल आपके पास n एलिमेंट है। तो मींस इसका जो सिंगल एलिमेंट है वो n वेज से यहां पे जाके मैप हो सकता है। ओके, n वेज से हो गया। इसी तरह से इसका जो दूसरा एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट अगर हम ले ये वाला, अब तो ये वाला कहां कहां पे मैप हो सकता है? ये यहां पे मैप हो सकता है, ये यहां पे मैप हो सकता है, किसी भी एक जगह पे जाकर ये मैप हो सकता है।
तो टोटल नंबर ऑफ वेज कि ये जो सेकंड एलिमेंट है ये एसोसिएट हो जाए बी के एलिमेंट से, तो टोटल दोबारा से वही n हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट के लिए भी आपके पास n ही होगा। तो मींस तो टोटल नंबर ऑफ वेज कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों एसोसिएट हो जाएं, वो क्या हो जाएगा n इंटू एन। इसी तरह से अगर आप ध्यान दें तो यहां पे आपके पास m एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? m एलिमेंट है। थर्ड एलिमेंट भी n वेज से एसोसिएट होगा, फोर्थ एलिमेंट भी n वेज से एसोसिएट होगा। इस तरह से यहां पे कितने वेज से होंगे? टाइम्स। ओके, तो इट मींस दिस इज n रेज टू द पावर m। तो हाउ दिस इज डेवलप्ड। ओके, क्लियर हो गया। तो इसे अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में भी चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए यही हम लोगों ने यहां पे लिखा कि सबसे पहले कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन बी एसोसिएटेड टू एनी वन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इस ए सेट का कोई भी एक एलिमेंट बी के एन एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है। अब यहां पे हमने नंबर ऑफ वेज कर दी कि नंबर ऑफ वेज सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन बी एसोसिएटेड टू एनी वन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? एन वेज होंगे। जैसे ये ऊपर आपको डायग्राम बना के भी बताया मैंने यहां पे कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये या तो इसके साथ एसोसिएट होगा या 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 इसके साथ एसोसिएट होगा। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? एन हो जाएंगे। और यहां पे टोटल एलिमेंट हैं कितने? यहां पे एलिमेंट हैं आपके पास एम। तो ये जो m एलिमेंट एसोसिएट होंगे n एलिमेंट के साथ क्या से हो जाएंगे? n इंटू n इंटू n इंटू n m टाइम्स, दैट इज n रेज टू द पावर m। अब सेकंड इसमें है द नंबर ऑफ वन फंक्शन। नंबर ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू npm इफ m इज लेस देन इक्वल टू n एंड 0 इफ m इज ग्रेटर देन n। ओके, अब इसे समझिए। 1 की हम बात कर रहे हैं, 1 की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। जैसे फंक्शन में आपको सबसे पहले कंडीशन बताई कि फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, उसी के हिसाब से हम नंबर ऑफ वेज देख रहे हैं। 1 के लिए क्या है कि सपोज आपके पास यहां पे सेट ए है, यहां पे सेट बी है और ये फंक्शन है। यहां पे आपके पास m एलिमेंट है और यहां पे आपके पास n एलिमेंट है। ओके, तो 1 के लिए क्या होगा? 1 के लिए एक एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएट होगा। वो किसी भी तरह से हो सकता है पर होगा एक एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएट, तभी 1 होगा। अब अगर आपके पास यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो जाए, सपोज यहां पे आपके पास 10 एलिमेंट है, यहां पे आपके पास 5 है और 1 कंडीशन है, तो 1 के लिए एक एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएट हो सकता है। तो 10 एलिमेंट को एसोसिएट होने के लिए 10 एलिमेंट चाहिए, जबकि यहां पे है 5। तो इट मींस यहां पे आपके पास 1 की कंडीशन लगेगी ही नहीं। मींस नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे? 0। जैसे ये है तो ये 0 हो जाएंगे कब? इफ m इज ग्रेटर देन n। पर अगर m लेस देन n है तो उस केस में क्या होगा? अगर यहां पे आपके पास 5 एलिमेंट है और यहां पे भी 5 है, पहले इक्वल ले लेते हैं तो सीधे 1 बनेंगे। ओके, अब अगर आपके पास यहां पे 5 है और यहां पे 6 है तो कोई बात नहीं, आपके 5 एलिमेंट इन 5 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो जाएंगे और एक एलिमेंट बच जाएगा। मींस ये आपके पास इनटू की कंडीशन आ जाएगी। ओके, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारे पास 1 फंक्शन होने के लिए m जो है वो लेस देन इक्वल टू n होना मस्ट है। अगर m ग्रेटर देन n है, ये अगर कंडीशन है, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन 0 होंगे। अब नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे कितने? अब सपोज यहां पे आपके पास 5 है और यहां पे आपके पास सपोज 8 एलिमेंट है। अब ये 1 से एसोसिएट होना है, मींस ये जो 5 एलिमेंट इसे हम यहां पे बना लेते हैं। सपोज ये 1 2 3 4 5 है और यहां पे 6 ले लेते हैं, A B C D E एंड F।
अब ये जो 5 एलिमेंट हैं ये इनमें से किसी 5 एलिमेंट के साथ एसोसिएट होंगे। अब हमारा काम क्या है कि इन 6 एलिमेंट में से 5 एलिमेंट को सेलेक्ट करना। तो हमने 6 में से 5 एलिमेंट इस तरह से सेलेक्ट करने हैं कि जो 5 एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उनका ऑर्डर भी मैटर करे। मींस आपने अगर A B C D E लिया है तो A C D E B ये अलग एक देगा, क्योंकि यहां पे आपके पास है 1 2 3 4 5। सपोज हमने ये 1 2 3 4 5 एसोसिएट किया A B C D के साथ, एक 1 फंक्शन देगा। इसके साथ जैसे ही इसकी सीक्वेंस बदलेगी तो फंक्शन बदल जाएगा आपका। तो इसका मतलब इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो अगर ऑर्डर मैटर करता है तो हमने आपको बताया था कि परम्यूटेशन यूज होता है। यहां पे आपके पास टोटल n थे जिसमें से आपको m एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन आपके होंगे npm। और ये जो npm है, ये जो 5 एलिमेंट आपने यहां पे सेलेक्ट किए हैं A B C D E, ये पांचों एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो भी डिफरेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सीधे सीधे 1 ऐसे मैप कर जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 5D के साथ कर जाए, 4E के साथ, बाकी सब वैसे ही रहे। तो जब हम परम्यूटेशन लेंगे कि 6 में से 5 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो परम्यूटेशन के केस में स्पेशल आता है कि ऑर्डर मैटर करता है। तो ऑर्डर मैटर करेगा, इसमें मतलब इसमें सारे के सारे कॉम्बिनेशन होंगे। तो यही चीज आपको समझनी है कि इसे हम लोग परम्यूटेशन से कैसे कोरिलेट करेंगे कि ये आएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग m एलिमेंट्स आउट ऑफ n एलिमेंट्स, एंड दिस इज npm। ओके तो ये नंबर ऑफ 1 फंक्शन हो गया हमारे। इसे एक सिंपल और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपके पास यहां पे है 1 2 3 और यहां पे है आपके पास वो A B C D। ओके अब आपको 1 फंक्शन बनाना है कि तो कितने बनेंगे, इसे विजुलाइज करके देखते हैं। तो यहां पे तो आपके पास 1 2 3, हमने सपोज इसका ऑर्डर तो ऐसे ही रखा, हम क्या करेंगे इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। अब हमने 4 में से 3 लेने हैं, तो 4 में से जब हम लोग 3 लेंगे तो 4p3 दैट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 मीन्स 1 फैक्टोरियल मीन्स 24 आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? पहले तो ABC ले लेते हैं, फिर BCD ले लेते हैं, फिर CDA ले लेते हैं, फिर DAB ले लेते हैं। अब हर एक के 6 बनेंगे, ABC ACB, फिर BCA BAC CAB एंड CBA। अब 1 2 3 इसके साथ सीधे सीधे ये ऐसे करके मैप कर सकता है, ऐसे मैप कर सकता है, फिर ये इसके साथ मैप कर सकता है। तो मींस 6 तो यहां पे हो गया, इसी तरह से 6 यहां पे, 6 यहां पे, 6 यहां पे, तो टोटल हो गए आपके 24। एंड दैट इज सिंपली, आप लोग अगर इसे कहें कि आपके पास यहां पे ये जो 4 एलिमेंट हैं, इन 4 एलिमेंट के परम्यूटेशन बनाइए 3 3 के, तो 4p3। ओके तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर कि कैसे हमारे पास 1 फंक्शन डेवलप हुआ। तो कई बार अगर आप एग्जाम्स में थोड़ा कंफ्यूज कर जाएं, वैसे तो मैं बार बार आपको एडवाइस करूंगा कि इसे लर्न कर लीजिए, पर फिर भी अगर कंफ्यूज करते हैं तो आप इसे लर्न कर लीजिए। तो हमारे पास थर्ड आता है नंबर ऑफ 1 ऑन 2 फंक्शन। 1 ऑन 2 फंक्शन कितना होता है? दिस इज सिंपली फैक्टोरियल m, और दिस इज फैक्टोरियल m कैसा है? क्योंकि mpm होता है। mpm क्यों होता है? क्योंकि हम इसे ऊपर वाले 1 फंक्शन से कोरिलेट करेंगे, इसलिए हमने mpm लिखा है इसमें। इफ m इज इक्वल टू n एंड 0 इफ m इज नॉट इक्वल टू n। आपको लर्न सिर्फ फैक्टोरियल m करना है। अब ये 1 ऑन 2 फंक्शन कैसे होगा? देखिए कि अगर हम लोग इसी को इस तरह से समझे कि यहां पे अगर हमारे पास m एलिमेंट है सेट A में, सेट B में हमारे पास n एलिमेंट है, ये A to B है फंक्शन, और 1 होने का मतलब हर एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएट होगा, किसी के साथ कोई सा भी हो सकता है पर होगा एक ही। तो 1 के लिए, और ऑन 2 का मतलब यह है कि यहां पे आपके पास कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए,
तो 1 1 ऑन 2 की कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब m इज इक्वल टू n होगा। सपोज यहां पे आपके पास 5 एलिमेंट है, यहां पे आपके पास 4 एलिमेंट है, 1 1 है, तो 1 1 होते साथ ही यहां पे ये फंक्शन ही आपके पास नहीं बन पाएगा 1 1, क्योंकि एक एलिमेंट बच जाएगा यहां पे, तो ये मैनी 1 बनाना पड़ेगा। अगर फंक्शन होगा तो मैनी 1 होगा, 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। ओके अब अगर आपके पास यहां पे 5 हो गए और यहां पे 7 हो गए और ये 1 1 है, तो 1 1 है तो मींस यहां पे आपके पास 2 एलिमेंट बचेंगे, तो इट मींस ये ऑन टू नहीं होगा। तो 1 1 ऑन टू होने के लिए आपके पास m इज इक्वल टू n होना मस्ट है, ये वाली कंडीशन की m इज इक्वल टू n, और वो होगा क्या, फैक्टोरियल m होगा। और फैक्टोरियल m क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने 1 1 में बताया था कि यहां पे आपके पास सपोज जो n एलिमेंट है, उस n एलिमेंट में से आपको m एलिमेंट जब सेलेक्ट करने पड़े pm किया था। अब यहां पर क्या है, यहां पे n इज इक्वल टू m है, तो क्या हो जाएगा, mpm हो जाएगा, या npm npn कह दीजिए, एक ही बात है। और mpm इज फैक्टोरियल m। ओके तो ये आपके पास जो डेवलप हुआ है बेसिकली वो 1 1 फंक्शन से ही डेवलप हुआ कि नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन इज फैक्टोरियल m if m is equal to n, otherwise it is 0। इसको भी लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग m एलिमेंट्स आउट ऑफ m एलिमेंट्स, दिस इज mpm, दैट इज फैक्टोरियल m। ओके फोर्थ हमारे पास आता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। हमारे पास जितने भी 1 1 ऑन टू हैं उसमें से हम 1 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस r ncr r रेज टू द पावर m इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, and 0 if m is less than n। ओके तो ऑन टू फंक्शन के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B से, एंड दिस इज नंबर ऑफ फंक्शन। ओके अगर हम लोग कंक्लूड करें तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B, दिस इज इक्वल टू n रेज टू द पावर m। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम A टू B इज npm if m is less than equal to n, and 0 if m is greater than n। Number of onto function from A to B, this is equal to summation r is equal to 1 to n minus 1 raised to the power n minus r ncr r raised to the power m if m is greater than equal to n, and 0 if m is less than n। Number of 1 1 onto function from A to B, this is equal to factorial m if m is equal to n, and 0 if m is not equal to n। ओके एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास डोमेन एंड रेंज। इसके भी कॉन्सेप्ट आपको जब क्वेश्चन नंबर 21 कराएंगे उससे पहले क्वेश्चन नंबर 20 में इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके तो ये तो सिंपल है, 3x1 माइनस 2 इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू q, f इज 1 1। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इज नॉट ऑन टू, प्रूव हमने करना है कि तो हेयर इज इक्वल टू fx, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2। और ये x की वैल्यू डोमेन को बिलोंग करनी चाहिए, और डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है, और जिस वैल्यू ऑफ y के लिए ये डोमेन को बिलोंग करेगा उसी का कलेक्शन रेंज होगी। और अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो y की कौन सी वैल्यू रखें जिससे x हमें नेचुरल मिले, तो y की वैल्यू 1 रखेंगे तो नेचुरल मिलेगा x मींस 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 1 मिलेगा। 2 रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x नेचुरल नहीं होगा। y की वैल्यू 3 के लिए x नेचुरल होगा, y की वैल्यू 4 के लिए x नेचुरल नहीं होगा। इट मींस कि x आपको नेचुरल मिलेगा y की ऑड वैल्यू के लिए, और उन्हीं का कलेक्शन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर।
और इन्हीं का कलेक्शन जो है आपका रेंज होती है, एंड दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y सच दैट y इज ऑड नेचुरल नंबर. This implies range of f is not equal to codomain. Codomain आपका n है. This implies f is not onto. ओके, तो कितना सिंपल है ये. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 16 है कि एफ एन टू एन एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज इंजेक्टिव हमें शो करना है. तो एफ एन टू एन ये क्वेश्चन नंबर हम लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं. सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये. फिर एक बार कर लेते हैं कि फॉर वन fn1 is equal to fn2. This implies तो देखिए कितना सिंपल है. सेम जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट बहुत डिटेल में किया था. तो ये n1 प्लस n2 तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि n1 और n2 नेचुरल नंबर है. तो ऐसा कोई दो नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे जिनका सम जीरो होगा. तो क्या होगा, n1 माइनस n2 ही जीरो होगा और इसके जीरो होने के लिए n1 और n2 का इक्वल होना जरूरी है. मींस ये हमने प्रूव कर दिया कि fn1 इज इक्वल टू fn2 इंप्लाइज दैट n1 इज इक्वल टू n2. इट मींस f इज 1 1. तो नेक्स्ट देखते हैं, मींस इंजेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि एफ एन टू एन डिफाइंड बाय दिस इज 1 1. हमें जस्टिफाई भी करना है. तो यहां पे तो हम लोग एग्जांपल से कर ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग जो है इसका पूरा थमेटिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं. एफ एन की कंडीशन F11 की कंडीशन लगा रहे हैं, इसलिए वो ऑटोमेटिकली जस्टिफाई हो रहा है. तो फॉर 1 1 तो देखिए ये भी बहुत सिंपल था. हम लोगों ने एफ एम वन इज इक्वल टू एफ एम टू किया. सिंपली ये इसके कलेक्ट कर लिया, एम वन स्क्वायर वाली टर्म एक साथ कलेक्ट कर ली, लीनियर फॉर्म एक साथ कलेक्ट कर ली. यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया. अब इसमें से और इसमें से एम वन माइनस एम टू कॉमन ले लिया. द रिमेनिंग इज एम वन प्लस एम टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. और ये एम वन प्लस एम टू प्लस वन जीरो हो नहीं सकता क्योंकि एम वन और एम टू क्या है, नेचुरल नंबर है. देखिए यहाँ पे तो जैसे ये नेचुरल नंबर होंगे तो ये जीरो नहीं हो सकता. तो ये जीरो नहीं होगा. इट मींस m1 माइनस n2 जीरो होगा क्योंकि टर्म प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज जीरो. तो एक का जीरो होना जरूरी है. तो ये जीरो होगा. इट मींस m1 इज इक्वल टू m2 होगा. फॉर ऑल m1 m2 बिलोंग्स टू n. इट मींस f इज 1 1. दिस इज इंजेक्टिव. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही एक एक्सरसाइज 1.2 में भी क्वेश्चन था, एंड दैट क्वेश्चन वाज fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4. वन डोमेन और रेंज फाइंड करना था. सेम क्वेश्चन है ये. यहां पे सिर्फ एक मॉड x माइनस 1 है, तो ये ऑलरेडी करा चुके हैं हम लोग. तो फॉर डोमेन की अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो डोमेन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 बिलोंग्स टू r. अब ये r की x की किस वैल्यू के लिए r को बिलोंग करेगा, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए. तो मींस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1. और ये पार्ट आपको डोमेन देता है. तो डोमेन ऑफ f इज r माइनस 1. ओके, तो ये तो डोमेन हो गया. 1 को छोड़ के हर एक पार्ट यहां पे डोमेन है. 1 नहीं है, यहां पे 1 नहीं है. बाकी सारे रियल नंबर डोमेन का पार्ट है. रेंज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आपके पास मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है, एंड मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड माइनस ऑफ x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1. तो ग्रेटर देन इक्वल टू में तो आएगा ही नहीं क्योंकि इक्वल टू वाली कंडीशन इक्वल टू x इक्वल टू 1 हमारा डोमेन का पार्ट नहीं है. तो यहां पे हम सिर्फ दो केस लेंगे, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 1. तो अगर हम रेंज की बात करें तो फॉर x इज ग्रेटर देन 1 केस 1 चलेगा आपका. दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1. और अगर हम लोग y की बात करें, रेंज में यहां से स्टार्ट करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1. y इज इक्वल टू fx. तो दिस इंप्लाइज मॉड x माइनस 1 है. दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन की जगह आ जाएगा x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, दैट इज 1। और ये y की वैल्यू 1 कब मिली, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इसे जरा थोड़ा सा और देख लीजिए यहाँ पे कि आपके पास ये डोमेन था 1 नहीं था इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, यानी कि x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1 के लिए y की जो भी वैल्यू होंगी वही तो रेंज होंगी। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो y की वैल्यू 1 मिली फॉर x इज ग्रेटर देन 1। इसी तरह से फॉर x इज लेस देन 1, mod of x minus 1 is equal to minus x minus 1, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू था आपके पास mod x minus 1 अपॉन x minus 1, तो mod x minus 1 की जगह तो आ जाएगा x minus 1 अपॉन x minus 1, दैट इज -1। तो -1 मिली व्हेन x इज लेस देन 1, दैट इज यहां पे तो मिला -1 और यहां मिला 1, तो यही तो रेंज है आपके पास। तो रेंज ऑफ f इज -1, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहां पे तो हमें सिंपल डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, रेंज में तो फिर भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, डोमेन तो सिंपल होता है 3 sin x। ये एफ एक्स आर को बिलोंग करना चाहिए, जिस x की वैल्यू के लिए बिलोंग करेगा वही डोमेन है, तो ये x की सभी रियल वैल्यू के लिए करेगा, एक्सेप्ट ये 5 - 3 sin x 0 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 5 - 3 sin x इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं 5 - 3 sin x इज इक्वल टू 0 x की किस किस वैल्यू के लिए होता है, तो हेयर 5 - 3 sin x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट sin x इज इक्वल टू 5/3। और sin x हमेशा क्या आता है, एंड वी नो sin x क्या होता है, sin x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, sin x की वैल्यू हमेशा इसके बीच में लाई करती है, -1 और +1 के, या तो -1 +1 होगी या उसके बीच में लाई करेगी। तो ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा जिसके लिए sin x आपका 5/3 हो। इट मींस कभी भी ये कंडीशन 0 नहीं होगी, और अगर ये 0 नहीं होगी तो डिनोमिनेटर में 5 - 3 sin x आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस दस 5 - 3 sin x cannot be equal to 0 for any x belongs to R। तो this implies जो डोमेन ऑफ f है वो आपके पास R हो गया। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इस बार रेंज पूछ लिया, तो चलिए पहले डोमेन ही देख लेते हैं। इसका डोमेन के लिए अगर हम लोग बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस एक्स, हालांकि पार्ट नहीं है ये क्वेश्चन का, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 2 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। एंड अब हम लोग यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं, वी नो दैट 2 माइनस कॉस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। cos x की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती, तो 2 नहीं हो सकती तो 2 माइनस कॉस एक्स कभी 0 नहीं हो सकता। जब 0 नहीं हो सकता तो डिनोमिनेटर में आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस आपके पास जो डोमेन है वो ये था, इसमें से इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इट मींस दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r। अब अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज के लिए कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस एक्स। और अगर आपको याद हो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए थे और हम इसे स्टार्ट करते थे, वी नो cos x is greater than equal to -1 less than equal to 1 से for all x belongs to R। और इस cos x को हम बना देंगे 1/2 माइनस cos x। इस cos x को ये बनाना है हमें इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज को यूज करके। ओके तो सिंपल, पहले तो आप माइनस बना दीजिए, तो माइनस cos x इज ग्रेटर देन, इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके अब 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 माइनस cos x, तो हमारा डिनोमिनेटर तो तैयार हो गया। 2 + 1 दिस इज 3 एंड दिस इज 2 - 1 इज 1। अब हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, तो 1/2 माइनस कॉस एक्स इज, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 1/3 लेस देन इक्वल टू 1। ओके और ये आपके पास y आ गया, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। ये एज इट इज चल रहा है आपका, तो दिस इंप्लाइज जो रेंज ऑफ f है वो कितनी है, वो 1/3 1 इंटरवल 1/3 1 फॉर ऑल लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके दिस इज अवर रेंज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
अब क्वेश्चन नंबर 21 है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जैसे मैंने बताया था कि जब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की फॉर्म आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो उसको अब हम लोग करते हैं। हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो तो क्या करेंगे, इसे ध्यान रखिएगा, हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा। एंड देखिए हमें करना क्या है, इसे साइन या कॉस की टर्म में बनाना है, या तो सिंपल साइन आए या सिंपल कॉस आए। ओके, ये हमें बनाना है, ये हमारा टारगेट है। तो कैसे बनाएंगे, ए इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा, बी इज इक्वल टू आर साइन एल्फा, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। साइन एक्स के कोफिशिएंट को आर कॉस एल्फा, कॉस एक्स के कोफिशिएंट को आर साइन एल्फा। तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा और साइन एक्स प्लस एल्फा की फॉर्म आ जाएगी। तो ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था ये हट के हमारे पास साइन एक्स प्लस एल्फा की फॉर्म आ गई। और हमें पता है साइन एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, और साइन एक्स प्लस एल्फा भी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने का एक पॉइंट मिल जाएगा। ओके, अब क्या होगा, जब हम इसे आर और अल्फा में कन्वर्ट करेंगे, जब हम ए को ये एज्यूम करेंगे और बी को ये एज्यूम करेंगे, तो आर और अल्फा की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। तो उसके लिए हम इसे स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मीन्स आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लास्ट में जब आपके पास कहीं पे आर आएगा आंसर में, तो उसकी वैल्यू ए और बी आपको नोन है, उसकी टर्म्स में निकाल दीजिएगा। और अल्फा के लिए आप आर साइन एल्फा अपॉन आर कॉस एल्फा जब करेंगे, देन दिस इज इक्वल to b upon a, tan alpha is equal to b upon a, this implies alpha is equal to tan inverse b upon a। तो लास्ट में जब आपके पास आंसर अल्फा में आएगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़े, तो b और a की वैल्यू मालूम है, तो tan इनवर्स b अपॉन a है। तो ये अल्फा और r की वैल्यू भी आपने निकाल दी, मींस आपने a और b को चेंज किया आर और अल्फा में, और आर और अल्फा की वैल्यू आपको मालूम है। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो फर्स्ट क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा साइन एक्स। अब ये देखिए सॉल्व हो गया, बहुत आसान है, बस यहीं तक था इसमें जो भी था, आर साइन एल्फा कॉस एक्स, आर इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो कॉस एल्फा साइन एक्स प्लस साइन एल्फा कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एल्फा, कॉस एक्स साइन एल्फा इज साइन एक्स प्लस एल्फा। ओके, एंड दिस इज एफ एक्स। अब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, यहीं तक हमारे पास मेन था इसमें। अब आपको जब रेंज फाइंड आउट करनी थी, तो हम लोग लेते थे कि लेट y इज इक्वल टू आर साइन एक्स प्लस एल्फा। इसमें एक c और था, हम लोगों ने यहाँ पे c वाला टर्म और ले लेते हैं, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, प्लस c। अभी तक इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे c आ जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे c आ जाएगा। अभी तक तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, अब चेंज आएगा इसका। अब हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, तो कैसे होगी, बहुत सिंपल, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया कि साइन वी नो साइन एक्स प्लस एल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसे आप साइन एक्स प्लस एल्फा को आर साइन एक्स प्लस एल्फा बना दीजिए, आर साइन एक्स प्लस एल्फा प्लस सी बना दीजिए। तो पहले आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर साइन एक्स प्लस एल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस आर लेस देन इक्वल टू आर। दोनों तरफ सी ऐड कर दीजिए, आर साइन एक्स प्लस एल्फा प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस आर प्लस सी लेस देन इक्वल टू आर प्लस सी। तो ये हो गया आपके पास y, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस आर प्लस सी लेस देन इक्वल टू आर प्लस सी। तो रेंज ऑफ f हो गया आपके पास माइनस आर प्लस सी कॉमा आर प्लस सी, और c तो देखिए कांस्टेंट था आपके पास, क्वेश्चन में ही गिवन था, r आपके पास नहीं था, तो r क्या हो जाएगा, r है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी कॉमा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। और इसी को आप लिख सकते हैं c माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास रेंज ऑफ f हो गई। और f फंक्शन क्या है, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। ओके, अब इसी में अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाए, तो क्या हो जाएगा, r आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो अंडर रूट 2 हो गया। टेन एल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन ए था, मींस बी ए, यहां पे आपके पास a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है, तो टेन एल्फा इज इक्वल टू 1, दैट इज 10 पाई बाय 4, तो एल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया। हम लोग यहीं से रेंज अगर डायरेक्ट देखना चाहें, तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, c यहां पे 0 है, यहां पे c कुछ है नहीं, 0 है, तो माइनस अंडर रूट 2 कॉमा रूट 2। देखिए कितना सिंपल है, एक ही लाइन में आ गया, c माइनस अंडर रूट ऑफ, देखिए यहां से
सी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी जीरो, ये जीरो हो गया, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट टू, सी जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट टू, तो माइनस रूट टू प्लस रूट टू। नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें इसकी रेंज निकालनी है, हालांकि हम इसकी रेंज निकाल चुके हैं, माइनस रूट टू प्लस रूट टू। तो लेट जो साइन एक्स का कोफिशिएंट है 1 इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा एंड 1 इज इक्वल टू आर साइन एल्फा। साइन एक्स का कोफिशिएंट आर कॉस एल्फा, इधर कॉस एक्स का कोफिशिएंट आर साइन एल्फा। तो आर इज इक्वल टू, तो अंडर रूट टू हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज एल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4। देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, टेन एल्फा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? देन एफ एक्स इज इक्वल टू, जब हम एफ एक्स को आर कॉस एल्फा साइन एक्स प्लस आर साइन एल्फा कॉस एक्स ऐसे लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू आर कॉमन ले लीजिए, साइन एक्स प्लस एल्फा हो गया ये, ओके, एंड दिस इज एफ एक्स। अब फॉर रेंज लेट y इज इक्वल टू आर साइन एक्स प्लस एल्फा। अब हमें यहां पे r भी पता है और एल्फा भी पता है। r यहां पे हेयर r इज इक्वल टू रूट टू है और एल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 है। रेंज के लिए हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि वी नो साइन एक्स प्लस एल्फा is greater than equal to minus 1 less than equal to 1 for all x belongs to R. R sin x plus alpha is greater than equal to minus R less than equal to R, means y is greater than equal to minus R less than equal to R for all x belongs to R. और यही आपके पास रेंज है। तो रेंज ऑफ f is माइनस आर कॉमा आर, और आर आपको पता है रूट टू है, तो माइनस रूट टू कॉमा रूट टू। देखिए कितना सिंपल है, ओके। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स की, 3 इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा एंड 4 इज इक्वल टू आर साइन एल्फा। स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, मीन्स 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मीन्स आर इज इक्वल टू 5। डिवाइड कर दीजिए, आर साइन एल्फा अपॉन आर कॉस एल्फा इज इक्वल टू आर 4 अपॉन 3, दैट इज 10 एल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, दैट इज एल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4 अपॉन 3। तो एक तो एल्फा की वैल्यू ये आ गई और आर की वैल्यू यहां पे आ गई। y इज इक्वल टू 3 हमारे पास है आर कॉस एल्फा प्लस आर कॉस एल्फा साइन एक्स, प्लस 4 हमारे पास है आर साइन एल्फा कॉस एक्स, जैसे किया था अभी तक हमने। तो आर साइन एक्स प्लस एल्फा एंड दिस इज y। और रेंज निकालने के लिए, और रेंज साइन एक्स प्लस एल्फा, ये एल्फा है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आर साइन एक्स प्लस एल्फा is greater than equal to minus 1 less than equal to 1, means y is greater than equal to minus 1 less than equal, ये r हो गया यहां पे, ये यहां पे माइनस r से मल्टीप्लाई करिए भी हमने, तो माइनस r एंड दिस इज r, तो माइनस r लेस देन इक्वल टू r, देन दिस implies range of f is minus r to r, ओके। और r कितना था? r हमारे पास 5 था, दैट इज माइनस 5 to 5, ओके। तो दिस इज अवर आंसर। तो नंबर 22 कहता है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज 1 1। तो 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट देखें अगर, तो फॉर 1 1 fx1 is equal to fx2, fx1 is equal to fx2. This implies mod 2x1 minus 3 is equal to mod 2x2 minus 3. Okay, and this implies, देखिए हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि mod x1 is equal to mod x2, then this implies x1 is equal to plus minus x2. ओके, तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 2x1 minus 3 is equal to plus minus 2x2 minus 3. तो दिस इंप्लाइज 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू, प्लस वाला ले लेंगे तो 2x2 माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस वाला भी ले सकते हैं, 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x2 माइनस 3. ओके, तो दिस इंप्लाइज, यहां से तो आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपके पास
2x1 plus 2x2 is equal to 6. Okay, this implies x1 is equal to x2 और x1 plus x2 is equal to 3. अब हमारे पास क्या है, देखिए रियल नंबर है, r to r है, तो r to r होने के कारण ये ऐसा भी हमारे पास x1 x2 का कॉम्बिनेशन मिल सकता है सच दैट देयर सम इज 3. तो दोनों ही पॉसिबिलिटी यहां पे आ रही हैं. इट मींस हमारे पास f इज नॉट 1 1. ओके, अगर यहां पे हमारे पास n टू n होता, नेचुरल टू नेचुरल होता, तो ये जो सेकंड कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होती. तो हम लिखते हैं कि x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू 3 फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर ओनली x1 इज इक्वल टू x2 इज पॉसिबल, देयरफॉर f इज 1 1. ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जरूरी नहीं कि फंक्शन जो गिवन फंक्शन है, जिसके लिए डिफाइंड फंक्शन है, वो 1 1 ऑन टू हो. ये डिपेंड करेगा कि डोमेन क्या है उसकी. ओके, इसी तरह से अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें ऑन टू के लिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड 2x माइनस 3 की अगर हम बात करें तो लेट y इज इक्वल टू मॉड 2x माइनस 3 एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. किसके लिए? के लिए x की कोई भी वैल्यू हो आपके पास, यहां पे x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, जो मॉड 2x माइनस 3 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा. मींस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. देखिए 2x माइनस 3 मत कर दीजिएगा, ये आपके पास मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए और कॉन्सेप्ट पे जाइए कि ये जो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिली है, यही आपकी रेंज है. तो रेंज ऑफ f इज 0 टू इंफिनिटी और एंड इट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन तो आपके पास r है. तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू. कितना सिंपल है देखिए. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 टू 29 उसके ऊपर बेस्ड आ गया जो हमने आपको बताया था, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन. तो यहां पे a हमारे पास 1 2 3 3 एलिमेंट है, मींस कार्डिनलिटी ऑफ a हमारे पास है 3. मींस से दिस इज m, यहां पे m से ही लिख लेते हैं इसे कि हियर m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2. नंबर ऑफ फंक्शंस हमें फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन होंगे हमारे पास रेज टू दी पावर m, मींस 2 रेज टू दी पावर 3. ध्यान रखिएगा n रेज टू दी पावर m और m रेज टू दी पावर n में अक्सर गलतियां करते हैं. ओके, तो यहां पे कार्डिनलिटी ऑफ b अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ a है, ये ध्यान रखिएगा. एंड दिस इज इक्वल टू 8. और इसे देखिए वैसे भी समझ लीजिए, यहां पे आपके पास 1 2 3 है, यहां पे 3 5 है. अब ये 1 जो है 2 नंबर ऑफ वेज से एसोसिएट हो सकता है, इसके किसी भी एक एलिमेंट से 2 नंबर ऑफ वेज से एसोसिएट हो सकता है. इसी तरह ये भी 2 नंबर ऑफ वेज से एसोसिएट हो सकता है, इसी तरह से ये भी 2 नंबर ऑफ वेज से एसोसिएट हो सकता है. तो टोटल नंबर ऑफ वेजेस आप इसे यहां पे भी कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला ही आपको n रेज टू दी पावर m ही लिखना है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24. a हमारे पास ये है, देन राइट द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b. तो देखिए फिर से वो यहां पे a b c, यहां पे 1 2 3 4. a आपके पास क्या है, हमें फंक्शन देखने, तो फंक्शन के लिए सभी एलिमेंट का, इन सभी एलिमेंट का इसके साथ एसोसिएट होना जरूरी है. अब एक कितने नंबर ऑफ वेज से एसोसिएट हो सकता है? एक ही से एसोसिएट होगा, ये 2 से एसोसिएट एक साथ नहीं हो सकता, पर एक के साथ भी कितने नंबर ऑफ वेज से हो सकता है? 1 पे जा सकता है, 2 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, 4 पे जा सकता है, नहीं 4 नंबर ऑफ वेज से. बी भी 1 पे भी जा सकता है, 2 पे भी जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है, 4 पे भी जा सकता है, 4 नंबर ऑफ वेज से. मान लीजिए ऐसा हो गया कि ए बी सी 1 2 3 4, सपोज एक केस ले लिया हमने, ए भी यहां एसोसिएट हो गया, ये भी हो गया. एक केस ये भी हो सकता है, ये हो सकता है ये यहां चला जाए, ये यहां चला जाए. ओके, ये हो सकता है कि ये यहां चला जाए, ये यहां चला जाए. तो 1 टाइप भी हो सकता है और ऑन टू, इन 2 एलिमेंट के लिए ऑन टू टाइप भी हो सकता है. तीसरा ये सी एलिमेंट कहां पे जा सकता है? कहीं पे भी जा सकता है, 4 नंबर. अब ये वाला एलिमेंट यहां पे भी जा सकता है, या यहां पे भी जा सकता है, या यहां पे भी जा सकता है, या यहां पे भी जा सकता है. तो 4 नंबर, तो टोटल कितना हो गया? 4 क्यूब. तो नंबर ऑफ वेज इज 4 क्यूब. डायरेक्ट n रेज टू दी पावर m, ये n है, ये m है, n रेज टू दी पावर m, दैट इज 64. यहां कोई गलती होने की कोई चांसेस नहीं है. कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ऐसे आपको फॉर्मूला बता चुका हूं. दिस इज n रेज टू दी पावर m. ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अब नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या थे हमारे पास? नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ये बताया था आपको, m is less than equal to n and 0 if m is greater than n। तो यहां पे m आपके पास 2 है, n आपके पास 3 है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हो जाएंगे? वन वन फंक्शन। देखिए m इज लेस देन n, ये वाली कंडीशन लगेगी, मींस 3p2 दैट इज फैक्टोरियल 3/3 माइनस 2 मींस 1 फैक्टोरियल दैट इज 6। और अगर हम इसे वैसे समझना चाहें तो यहां पे आपके पास ए बी यहां है 1 3 5 1 1 फंक्शन देखने, तो ये जो दो एलिमेंट हैं ये इन्हीं किसी में से दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट होंगे, या तो वो 1 3 के साथ होंगे या 3, या तो इन दोनों के साथ होंगे या इन दोनों के साथ होंगे या इन दोनों के, यानी तीन में से आपको दो सेलेक्ट करने हैं। अब सी वाला लगाएं कि पी वाला लगाएं? अब क्योंकि 1 3 के साथ एसोसिएट हो रहा है ए बी या 3 1 के साथ हो रहा है, ये भी मैटर कर रहा है, मींस ऑर्डर मैटर कर रहा है, इसलिए पी वाला लगाएंगे। तो 3p2, देखिए इसे डायरेक्ट भी समझ कर सकते हैं। तो अब आपको करने का तरीका क्या है कि यहां पे ए बी, यहां पे आपके पास 1 3 4 इन 1 1 फंक्शन देखने, तो एक एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएट होगा, तो यहां पे 3 है तो कोई दो का ही 1 1 के साथ ग्रुप बनेगा, तो 3 में से 2 लेने हैं, मींस 3p2। ओके, क्यों सी क्यों नहीं लिया? फिर बता रहा हूं सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए बी अगर आपके पास यहां पे है तो 1 3 के साथ अलग काउंट होगा और 3 1 के साथ अलग काउंट होगा, मींस ऑर्डर मैटर कर रहा है। ओके, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन था हमारे पास, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ये था हमारे पास, यहां पे m है आपके पास 3 और n है आपके पास 2, समेशन। और देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए, और ऑन टू फंक्शन था क्या? माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 रेज टू दी पावर n माइनस r n c r रेज टू दी पावर m। ओके, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n की जगह है 2 माइनस 1 रेज टू दी पावर 2 माइनस r 2 c r रेज टू दी पावर 3। ओके, अब इसमें r की वैल्यू एक बार 1 फिर 2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? जब 1 रखेंगे तो माइनस 1 रेज टू दी पावर 2 माइनस 1 2c1 1 रेज टू दी पावर 3, प्लस जब 2 रखेंगे तो ये प्लस है, माइनस 1 रेज टू दी पावर 2 माइनस 2 इज 0 2c2, और r मीन्स हो गया हमारे पास 2 का क्यूब। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 1 रेज टू दी पावर 1 इज माइनस 1 2c1 इज factorial 2 upon 1 factorial means 2 and 1 cube is 1 plus minus 1 raised to the power 0 is 1, 2c2 is 1 and 2 cube is 8, that is minus 2 plus 8 that is 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यहां पे आपके पास m इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जैसे बताया था, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 रेज टू दी पावर n माइनस r n c r एंड r रेज टू दी पावर m, इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो समेशन r इज इक्वल टू 1 to 2 माइनस 1 रेज टू दी पावर n है आपके पास 2 माइनस r n c r 2cr एंड r रेज टू दी पावर m एंड m इज 4। अब यहां पे एक बार r की वैल्यू 1 और फिर 2 रख दीजिए, तो माइनस 1 रेज टू दी पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 2c1 एंड 1 रेज टू दी पावर 4 प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर 2 माइनस 2 इज 0 2c2 एंड 2 रेज टू दी पावर 4 दैट इज माइनस 1 2c1 इज 2 plus minus 1 raised to the power 0 is 1, 2c2 is 1, 2 raised to the power 4 is 16, that is minus 2 plus 16 that is 14 is our answer। ओके, चलिए अब देखिए इसे एक मेथड से और भी कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है इसको करने के लिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी कर सकते थे। देखिए यहां पे आपके पास ये दिया हुआ था 1 2 3 4 and minus 1 and 3, 1 2 3 4 and minus 1 and 3। ओके, बस जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है वो तो है n रेज टू दी पावर m मींस 2 रेज टू दी पावर 4,
ये तो सबसे पहले बताया, ये यहाँ पे भी मैप होगा, ये यहाँ पे भी हो सकता है, इसी तरह से ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ 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 हो सकता है। अब देखिए इसमें ऑन टू के लिए क्या होगा, हमें ऑन टू देखना है, यानी कि ऐसी कंडीशन 1 2 3 4 -1 3। अब मान लिया 1 -1 के साथ मैप हो गया, 2 भी -1 के साथ मैप हो गया, 3 भी -1 के साथ मैप हो गया, 4 भी -1 के साथ मैप हो गया। तो एक कंडीशन तो ये ऑन टू की नहीं होगी, दूसरी कंडीशन क्या नहीं होगी, मींस कि 1 2 3 4 और -1 3 ये सब के सब यहां पे मैप हो जाए, मींस कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें, दिस इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाला फंक्शन, एग्जैक्टली वन एलिमेंट। और ये कितने हैं, ये हमारे पास है, दैट इज 2। दो ऐसे हैं केसेस जिसमें एक एलिमेंट पे जाकर फंक्शन मैप करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो हमारे पास 16 है, -2 दैट इज 14। तो कई बार हमें ऐसा होता है कि फॉर्मूला लर्न नहीं हो पाता, याद नहीं रह पाता, कहीं कंफ्यूजन रहती है, तो हम इस तरह से भी उसे कर सकते हैं। पिछले वाले एग्जाम्पल्स में भी इसे हम कर सकते थे। यहां पे आपके पास ABC है, ABC, और यहां पे आपके पास PQ है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो हो जाएंगे हमारे पास, देखिए ये यहां पे मैप हो सकता है, यहां हो सकता है 2, इसी तरह B यहां हो सकता है, यहां हो सकता है 2, इसी तरह से यहां हो सकता है, यहां हो सकता है 2। तो हमने n⁻m वाले को डायरेक्ट यहां से कर दिया, मींस 8। तो ये तो टोटल हो गए। अब टोटल में से हमें कौन सा केस सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो वाला केस जिसमें ये तीनों ऑन टू ना हो। तो ऑन टू कब नहीं होगा, एक तो यहां पे ऑन टू नहीं होगा, और दूसरा ऑन टू कब नहीं होगा, ये वाला केस ऑन टू नहीं होगा। सिर्फ दो ही केस मिलेंगे, माइनस कर दें हम तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस, जब ये एक एलिमेंट पे, ऑल एलिमेंट मैप्स इनटू वन एलिमेंट, मींस 2 वेज होंगे वो। तो 8 - 2 दैट इज 6, मींस एग्जैक्टली वन एलिमेंट, यहां पे लिखेंगे एग्जैक्टली वन एलिमेंट हमें मिले। ओके, तो ये मेरे पास है दिस एंड दिस, देन राइट द नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन हमारे पास फैक्टोरियल, यहां पे m आपके पास 3 है, n 3 है, m इज इक्वल टू n है। तो नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन कितना होता है, फैक्टोरियल m, दैट इज फैक्टोरियल 3, दैट इज 6। ओके, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, m हमारे पास 4 है, n हमारे पास 3 है। नंबर ऑफ बाइजेक्शंस, बाइजेक्शन मींस 1 1 ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू के लिए हमारे पास क्या था, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, के लिए m इज इक्वल टू n होना चाहिए, पर यहां पे क्या है, हेयर m is not equal to n. This implies number of onto function 1 1 onto, number of 1 1 onto फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0। ओके, तो आज हम लोगों ने आपके सारे कॉन्सेप्ट जो नए टर्म्स यूज हुई, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ ऑन टू, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू, और डोमेन एंड रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x प्लस c, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके एग्जाम्स के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हमने आपको वो भी बताया जिसमें आपको अगर कोई फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है तो आप डायरेक्ट भी कैसे उसे देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉबेबली ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कोशिश करी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। होप कि आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आएगा। हमारा लेक्चर अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।